हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, जो सेक्शन बी है ना अकाउंट का, है ना, तो वो जिस जिस पेपर में से आ रहा है ना, मतलब हम लोग जो मारवे के जो पेपर है ना 1 से 11, उसके हर एक क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। जिस जिस चैप्टर से आ रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन लिखेंगे 1 to 11 पेपर के। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है ना 21 नंबर का क्वेश्चन, वो कहाँ से आ रहा है? गुडविल से आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब कि कोई भी पेपर के अंदर होगा, मतलब अगर पहला पेपर देख रहे हो तो उसके अंदर होगा कि व्हाट इज गुडविल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ गया है, तो इसको ध्यान से करना, क्यों क्या पता एग्जाम में आ भी जाए। तो आंसर क्या है इसका? गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, वो क्या बताएगा? रेपुटेशन बताएगा किसी भी फर्म का इन द मार्केट। ठीक है, इसी तरह इसको ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या आएगा? राइट द फॉर्मूला टू कंप्यूट कैपिटलाइज प्रॉफिट। ठीक है, अब पहले तो ये जानो कि कैपिटलाइज प्रॉफिट होता क्या है। कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप परसेंट लिख सकते हो, और आप एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूला राइट जाएगी। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार रिपीट हुआ है। अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कहाँ पे आया जाता है? ठीक है, तो गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड। सबको बोला है असेट साइड आएगा अपन किसके हेड के अंदर? अंडर द नॉन करंट असेट के अंदर, और ऐसा इंटेंजिबल असेट। आप लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर तुम लोग को आता होगा कि नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स असेट आता है, उसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो जो इंटेंजिबल असेट है ना उसके अंदर आएगा। अब आएगा व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। जब बिजनेस, ठीक है, अगर व्हेन बिजनेस अर्न एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द एवरेज प्रॉफिट देन द अमाउंट ऑफ द एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो अपने को क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। सबको आता है। ठीक है, अब राइट द फॉर्मूला फॉर द सुपर प्रॉफिट। अभी पढ़ा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे असेट है? विच टाइप ऑफ असेट इज गुडविल? तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। कैसी है? इंटेंजिबल असेट है, जो अपने देख नहीं सकते, इसलिए तो वो इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। ठीक है, कैन नॉट बी सीन, पर उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू होती है। पता है ना, पहला क्वेश्चन था रेपुटेशन ऑफ द फर्म, वो बताती है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे, ये सारे गुडविल के थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ओके, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कौन से चैप्टर से आ रहा है? चैप्टर 4 से आ रहा है, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नोन फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो बहुत बार आएगा, तो इसका नाम याद रखना। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, किसका नाम है वो? रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम। ठीक है, अब व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो। देखो, सबको पता है, when there is a change in the ratio of the profit and loss selling of the existing partners, a portion of the profit or a certain partner is reduced। जब कोई नवा पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर थोड़ा पोर्शन कम हो जाता है। तो जो पोर्शन कम हो जाता है ना, वो इनका सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, द रिड्यूस शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ पार्टनर माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब स्पेसिमेन फॉर द राइट द स्पेसिमेन फॉर द जनरल एंट्री किसकी किसकी पूछी गई अपने को? राइट द स्पेसिमेन जनरल एंट्री फॉर द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किसको बांटेंगे आप? प्रॉफिट है तो अपने को बांटना पड़ेगा, तो किसको? पार्टनर्स का कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर लॉस दिया होता तो लॉस क्रेडिट हो जाता, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत बार रिपीट है, तो याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन। किसी भी रीजन के कारण अगर पार्टनरशिप के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, तो वो होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें असेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, राइट द जनरल एंट्री फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट। ठीक है, अब वैल्यू बढ़ी है तो अपने हर बार डाल दे, क्या होगा? रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है,
जब भी वैल्यू बढ़ती है ना किसी भी एसेट की तो अपने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड उसकी एंट्री डालते हैं। तो अभी ऐसा बोला नहीं कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है तो फिर अपने रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज ट्रांसफर, अपने को ये बताया नहीं गया है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। तो ये ध्यान दो कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और द पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी तुम लोग देख लेना, ये हर बार पार्टनर्स के अंदर बटेगा, चाहे वो उनका कैपिटल अकाउंट हो कि करंट अकाउंट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। ये जो 6 क्वेश्चन थे वो चैप्टर 4 से आ रहे हैं, कुछ बहुत रिपीटेड भी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना वो रिटायरमेंट से आ रहा है, ठीक है। तो स्टेट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। कौन कौन से तरीके से एक पार्टनर रिटायर हो सकता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। पार्टनर से खुद ने बोल दिया, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के तहत है ना उसको रिटायर कर सकते हैं, या फिर वॉलंटरी यानी कि खुद की मर्जी से वो लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन, ठीक है। हु गिव द शेयर इन द गुडविल टू द रिटायरिंग और द डिकीज पार्टनर इज रिपीटेड, ठीक है। ये भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है। बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट or the death of the partner, continuing partner will get his share of profit and goodwill will be given to the retiring or the deceased partner of his share। सबको बताया कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना वही उनका शेयर देते हैं, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डिकीज हो रहा है, ठीक है। तो उसको उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और गुडविल मिलेगा, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज पेएबल पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो 6%, ठीक है। जब ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गया तो कौन सा रेट पे पेएबल होगा, वो 6% है, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है ये चैप्टर 6 से आए हैं, और भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये सिर्फ मार्वल की बात करें, ठीक है। अब देखो कुछ मार्वल के पेपर के अंदर ना चैप्टर 5 भी दे रखा है, तो ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम लोग इसको मान सकते हो, बाकी इस चैप्टर से आएगा तो नहीं। तो देख लो, फॉर वॉट पर्पज अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म, ठीक है। अ न्यू पार्टनर को अपने कब एडमिट करते हैं, जब भी फर्म को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है या फिर एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है तब वो पार्टनर को बुलाता है, ठीक है। अगर उनको रिस्क बांटना होगा तब वो पार्टनरशिप में नवे पार्टनर को बुलाएगा। अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उसकी जगह पे नवा पार्टनर आता है। अगर अपने को स्किल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की जरूरत है फर्म के अंदर तो वो एक नवा पार्टनर को अपने एडमिट करेंगे, ठीक है। How is new partner is admitted in the firm? According to Indian Partnership Act 1932, a new partner shall be admitted in the firm with the consent of all the existing partner। ऐसे उनको बिना बताए अपने किसी भी पार्टनर को ऐसे एडमिट नहीं कर सकते, सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, अदरवाइज बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, स्टेट द 2 राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, नवे पार्टनर के हक क्या हो सकते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर हैज अ राइट ऑन द असेट, अगर वो नवा पार्टनर आ रहा है उसका कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है तो उसको असेट के ऊपर भी हक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और न्यू पार्टनर हैज अ राइट ऑन द शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, अब वो पार्टनर बना है तो फ्यूचर प्रॉफिट को बांटने के लिए बना होगा, ठीक है। तो ये उसके राइट है, एक तो असेट के ऊपर और एक फ्यूचर प्रॉफिट के ऊपर। अब देखो ये वाला तो एडिशनल था, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आएगा चैप्टर नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है ना वो इसी चैप्टर से आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। देखो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में बहुत अंतर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन ऑल द पार्टनर गेट सेपरेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दैट ब्रिंग्स एंड ऑफ देयर पार्टनरशिप, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सबको आता है, एक बार पढ़ लेना। अब क्या होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का है डिसोल्यूशन, ठीक है। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस क्लोज नहीं होगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एंड होगी और पार्टनरशिप ऑफ फर्म के अंदर पूरी फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज यानी कि शट डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और ड्यू टू अदर रीजन द रिमेनिंग पार्टनर कीप द बिजनेस कंटिन्यूस, ठीक है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म बंद, मतलब एक पार्टनरशिप बंद होती है तो दूसरी पार्टनरशिप क्रिएट होती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हु हैज़ टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसको भरने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो ये भी बहुत बार रिपीट है तो याद रखना। जनरली डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ अ फर्म हैज़ टू बी बॉर्न बाय द
फर्म इज टैक्स, मतलब कि जो फर्म है वही सारा खर्चा उठाएगी, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपने डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें पता होगा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय वो रिस्पेक्टिव पार्टनर, ठीक है, हैज़ टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पर कुछ केसेस में पार्टनर को भी वो एक्सपेंस भरने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, व्हाट इज वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब तुम लोग जान लेना इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है, जिसके यहाँ कोर्ट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता। व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, जब सारे पार्टनर ये डिसाइड कर देते कि हमको फर्म बंद करनी है तो वो बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है ही नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट, जब भी पार्टनर सारे के सारे एग्री कर जाते हैं कि बंद करना है तो करना है, ठीक है, किसी भी टाइम पे उसको बंद कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, ठीक है। अब स्टेट द मेथड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देखो यहाँ पे दो मेथड बताए गए, एक तो नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन विद द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, एक के ना कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कि वॉलेंटरी होगा, और एक दूसरा क्या होगा जिसके कोर्ट के द्वारा गया होगा, यानी कि अगर किसी क्रेडिटर ने कंप्लेन कर दी कि हमारा पैसा नहीं भरा है तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगी, बंद करके चल जाओ, ठीक है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दो मेथड है, एक तो नॉर्मल होगा और एक कोर्ट के द्वारा, ठीक है। Which is the other name known for the realization account. Realization account is also known as the disposal account or the accomplishment account. ठीक है, याद रख लेना, जो रियलाइजेशन को अपने क्या बोलेंगे, या तो डिस्पोजल बोलेंगे या तो फिर अकम्प्लिशमेंट अकाउंट बोलेंगे। How would you deal with the bad debt written at the time of the dissolution of the firm? ये भी बहुत बार रिपीटेड है। At the time of the dissolution, जो bad debt written which is written off earlier, मतलब पहले उसको रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, would be recorded डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, आप लोग देख सकते हो कि पेपर नंबर 6 या 7 से ना कुछ ऊपर नीचे है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन इसके भी एडिशनल दे रखे हैं, तो आप लोग एज अ जनरल नॉलेज पढ़ के जा सकते हो। अगर बाय मिस्टेक अगर वो लोग पूछ लेते तो तुम लोग लिख पाओगे। तो वैसे तो शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, पर आ रहा है तो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय शेयर फॉरफीचर, सबको पता है, जब भी कोई भी इंसान, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है या फिर जो भी पैसा वो नहीं दे पाता है तो उसकी शेयर वो फॉरफिट कर देते हैं जिसका उसने पैसा भरा होता है। ड्यू टू एनी रीजन, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द इन्फॉर्म स्पेसिफिक पीरियड by the company, then the company can forfeit its share by completing due formalities. So a process of forfeiture or cancellation of the share by the director of a company is called a forfeiture of the share, ठीक है, ये सबको पता है, भगाते हैं। फिर at what minimum price per share company can issue share according to the current provision of the companies act, तो मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1 रुपया, ठीक है। what is securities premium, ये वो गलत लिखा है, ठीक है। वैन कंपनी इशू शेयर एट द प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, ठीक है, जब भी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस के ऊपर शेयर इशू हो जाते हैं ना, उसको बोलेंगे द शेयर आर शेयर टू बी इशू एट प्रीमियम। द अमाउंट दैट रिसीव इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो अमाउंट अपने को रिसीव होगी उसको कह देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, when application are received for the less number of share than the share issue for the public subscription, it is known as under subscription। जब अपने को लेस एप्लीकेशन मिलती है तो वो अंडर है, और ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती है तो ओवर है। when the application are received for more number of share than the share issue for the public subscription, it is known as over subscription, ठीक है, ओके। तो ये थे अपने शेयर वाले चैप्टर के, मतलब फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 के। और जो दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ना वो चैप्टर 2 डिबेंचर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 26 इसी चैप्टर से आएगा। ये बहुत बार रिपीटेड है, याद रखना, जो भी रिपीटेड है ना उनको ध्यान से करना है, क्या पता वो भी वापस रिपीटेड आ जाए, फिर अगले साल जो भी वीडियो बनाएगा वो ये भी बोलेगा ये साल रिपीटेड था। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन कंपनी इशू डिबेंचर, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर द मैक्सिमम 10 साल पीरियड, 10 ईयर पीरियड। हाउएवर कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन इशू डिबेंचर फॉर द मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है। एक जो कंपनी है वो मैक्सिमम 10 साल के लिए वो इशू कर सकते हैं, पर अगर कोई कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को संभालती है ना वो 30 साल के लिए भी कर सकती है। व्हाट इज डिबेंचर, ओ माय गॉड, तो ये भी बहुत बार रिपीटेड है। द कंपनी बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड अगेंस्ट दिस मनी कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट और द सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग इट्स डेट टू द इन्वेस्टर विच इज नोन एज डिबेंचर। सबको पता है डिबेंचर क्या होता है, एक जो कंपनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो कुछ बोरो करती है फ्रॉम द पब्लिक एंड अगेंस्ट द मनी कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या इशू करेगी, एक डॉक्यूमेंट और द सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग इट्स डेट टू द इन्वेस्टर, जिसको अपने कहेंगे डिबेंचर, ठीक है, ठीक है।
under which head securities premium reserve account appears in the balance sheet. Securities premium reserve account is shown on the equity and liability. अब कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आता है ना, पहला सबसे पहले मेन हेडिंग आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर ए में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो हाँ, reserve securities premium reserve account is shown on the equity and liability side of the balance sheet under the head of the reserves and surplus. ठीक है. राइट द डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज. जब सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर होंगे तो क्या होंगे, एक तो सिक्योर्ड और द मॉर्गेज डिबेंचर, एक अनसिक्योर्ड सिंपल और नेगेटिव डिबेंचर. ठीक है. हु इज कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर. ये भी बहुत बार रिपीटेड है, ध्यान रखना. दोज हु गेट द डिबेंचर बाय गिविंग द मनी टू द कंपनी और हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट आर नोन एज द डिबेंचर. जिन लोगों ने डिबेंचर को खरीद रखा है वो होंगे उनके डिबेंचर, और जिसने शेयर खरीद रखे वो होंगे शेयर होल्डर्स. ठीक है. दोज हु गेट द डिबेंचर बाय गिविंग द मनी टू द कंपनी और हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट आर नोन एज द डिबेंचर होल्डर. ठीक है. What is meant by debenture discount? When the company issue debenture at the price which is less than their face value or nominal value, the debenture are said to be have been. सबको पता है अगर किसी प्राइस से नीचे अपने को कोई सामान मिलता है तो अपने को डिस्काउंट में मिलता है. तो वैसे ही अगर कोई कंपनी इशू करती है डिबेंचर एट द प्राइस विच इज लेस देन द फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से वो कम है या फिर नॉमिनल वैल्यू है ना, तो उसको अपने कह देंगे डिबेंचर को अपने ने डिस्काउंट के ऊपर इशू करा है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज नोन एज द डिबेंचर डिस्काउंट. ठीक है. ऑन विच टाइप ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच. ठीक है. बियरर डिबेंचर आर हैविंग इंटरेस्ट कूपन आर अटैच. ठीक है. ये तुम लोग याद रखना कि किसके ऊपर इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड होते हैं, तो होगा बियरर डिबेंचर. याद रखना बियरर डिबेंचर. ये खत्म हुआ. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 27 और 28 कौन से चैप्टर से आ रहा है अपना, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 से. ठीक है. व्हाट इज रेशियो. ठीक है. रेशियो क्या होता है, वो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस मैथमेटिकली इज नोन एज रेशियो. ठीक है. दो अकाउंटिंग फिगर्स, ठीक है, एक्सप्रेस मैथमेटिकली, अगर उनको मैथमेटिकली अपने एक्सप्रेस कर पाते तो वो रेशियो है. ठीक है. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है. इसको आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसका, या फिर सिंपल है कि जब अभी पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स प्लस ग्रोस लॉस. या तो फिर अपने ने वो बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसके अंदर फिर अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है, फिर उसके अंदर अपने वेजेस ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसिस प्लस कर देते हैं और उसके अंदर अपने कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम प्लस कर देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो ये वन लाइनर है तो आप लोग इतना लिख सकते हो. ओह नो, इतना ये भी लिख सकते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. अब इन विच फॉर्म्स रेशियो आर प्रेजेंटेड. देखो ये भी आ सकता है क्योंकि अच्छा वाला क्वेश्चन है. अपने इसको प्रपोर्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज के अंदर, टाइम्स के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, डेज, वीक और मंथ के अंदर उसको अपने प्रेजेंट कर सकते हैं. किसको, रेशियो को. ठीक है. याद रखना प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, फ्रैक्शन, डे, वीक, मंथ. ठीक है. What is indicated by interest coverage ratio. ठीक है. ये भी बहुत बार रिपीटेड, याद रखना. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट. आप लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं बताती हूँ. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. टैक्स काटने के पहले का जो प्रॉफिट बचता है ना, फिर अपने नहीं डालते प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आफ्टर टैक्स, पर जो पहले वाला जो होगा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि जैसे डिबेंचर के ऊपर हो गया, ऐसे लॉन्ग टर्म जो डेप्ट हो गया ना, उसके बीच का रिलेशन है. ठीक है. तो ये रेशियो क्या बताता है अपने को, अर्निंग कैपेसिटी की, वो बिजनेस अर्न कितना करता है, उसके डेप्थ कितने और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है. ठीक है. उन दोनों के बीच का रिलेशन है. ठीक है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेप्थ. इसको अपने कहेंगे अर्निंग कैपेसिटी. ये रेशियो बताएगा अर्निंग कैपेसिटी. When the changes in the stock is negative, अगर चेंजेस इन स्टॉक नेगेटिव है, क्या वो ऐड होगा या फिर डिडक्ट होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स से. आंसर इज व्हेन द चेंजेस इन द स्टॉक इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो माइनस कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस कर दो. किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स के अंदर. ठीक है. दिमाग लगा देना, सब आएगा. That the objective of the current ratio. Objective of the current ratio is to know the capacity of the business unit to pay its short term obligation या तो फिर liability. Current ratio ये बताता है कि
बिजनेस के अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, कि वो उसके शॉर्ट टर्म जितनी भी लायबिलिटी वो पे कर सकती है कि नहीं. तो ऑब्जेक्टिव करंट रेशियो इज टू नो द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू पे इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी. अब बाय विच रेशियो एफिशिएंसी मेजर, अपने एफिशिएंसी किससे मेजर कर सकते हैं. एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये चैप्टर 5 में अपने को पढ़ा होगा. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है. अब डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा यहाँ पे, ठीक है. इफ द सेल्स इज 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 15 लाख है एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख, ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है. तो 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, तो अपना आएगा 20%. व्हाट इज एनालिसिस ऑन कार्ड. After the preparation of the financial statement, they are rearranged in such a way that they become comparable. The different stakeholders can take their decision on the basis of the financial statement, which are prepared in the comparable form. This entire process is known as the financial analysis. देखो, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं ना, फिर उनको एक अपने रीअरेंज करते हैं इस वे में कि वो कंपेरेबल हो सकते हैं, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं ना, कैन टेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, विच आर प्रिपेयर इन अ कंपेरेबल फॉर्म. उसको कंपेरेबल फॉर्म के अंदर अपने प्रिपेयर कर सकते हैं. इस एंटायर प्रोसेस को अपने कहेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस. When the ratio is useful, ratio is useful when they are compared with any standard. रेशियो कब जरूरी होते हैं, जब अपने कभी भी उसको किसी भी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर कर सकते हैं. When they are compared with any standard, ठीक है. रेशियो कंपेयर्ड विद द रेशियो, एग्जाम्पल है रेशियो कंपेयर्ड विद द रेशियो डेवलप्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, कंपेरिजन विद द रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री एंड द कंपेटिटर. रेशियो का मेन यूजफुल क्या है कि वो कंपेयर कर सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है. व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट. अंडर कंपैरेटिव स्टेटमेंट इट कैन बी असेंटेड दैट as compared to the previous year, what is the increase or decrease in the term of the rupees and in the term of the percentage during the current year. कंपैरेटिव नाम से पता चलता है कि कंपेयर करने में मदद करता है. अपने को ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कितना था और अभी कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द रुपीज है या परसेंटेज ड्यूरिंग द करंट ईयर. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है. द कंपेरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट ईयर इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है. फाइनेंशियल ईयर को, ये मेरे ख्याल से चैप्टर 6 और 5 के थोड़े मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लेना. द कंपेरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट ईयर इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने कंपेयर करते हैं अलग अलग साल के साथ, तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर रीअरेंज इन सच वे दैट दे बिकम कंपेरेबल. अपने ने पढ़ा था कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है वो उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. विच आर प्रिपेयर्ड इन द कंपेरेबल फॉर्म. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल analysis. What is stock turnover? Stock turnover is measure of the number of the time of the stock times number of times stock is sold or used in the time period. Stock turnover सबको पता है is a measure of the number of the time stock is stored or used in a time period, ठीक है. By which ratio solvency is measured. Solvency is measured by the debt equity ratio, total asset total debt ratio and the proprietary ratio, ठीक है. आप लोगों को पता है इतना, तो तभी तो सेक्शन बी पे आ गए, ठीक है. अभी आएगा पार्ट 2, ठीक है. जो लास्ट 2 क्वेश्चन है चैप्टर 6 से, ठीक है. व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बहुत बार रिपीटेड है, याद रखना. स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो arising from the different activity during the year of the business unit is known as cash flow statement. अपने एक साल के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ है या कितना आउटफ्लो हुआ है, उसका जो स्टेटमेंट होता है ना, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश का मतलब क्या होता है, कैश मीन कैश ऑन हैंड और बैंक बैलेंस. अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या सच इन्वेस्टमेंट विच कैन बी क्विकली विद द एक्यूरेट एस्टिमेट प्राइस कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है. जैसे कि इन्वेस्ट और भी है इन्वेस्टमेंट इन द विच द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द प्राइजेस वेरी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कैश का मतलब होता है कैश ऑन हैंड या फिर बैंक बैलेंस. इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो सकता है, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सच इन्वेस्टमेंट विच कैन बी क्विकली और विद मतलब कि वो जल्दी से जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर रिस्क हो सकता है, इन विच द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस वेरी रेयर, मतलब कि प्राइसेस के अंदर रिस्क आना बहुत ही रेयर है, ठीक है. गिव द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस सच ट्रांजेक्शन विच कैश ट्रांजेक्शन बट नॉट कैश फ्लो, मतलब कि वो कैश ट्रांजेक्शन है पर वो कैश फ्लो नहीं है. तो जो कैश डिपॉजिटेड विद द बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन बट नॉट द
कैश फ्लो, डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ कर दिया बैंक से, ठीक है। इन विच एक्टिविटी द पेड डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर उसको अपने रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, पेड डिविडेंड को याद रखना। Where are self-construction asset are recorded? Self-constructed asset are recorded in the activities of the cash flow, cash outflow of the investing activity. याद रखना सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब कि कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? Investing activities mean the purchase or sale of the long-term investment and the other investment in which cash and cash equivalent are not included. Investing activity arise from the transaction of the asset side of the balance sheet. ठीक है, पढ़ लेना। To which activities increase or decrease of the bank overdraft is recorded? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो कि डिक्रीज हो रहा हो। कैश फ्लो क्या होता है? ये बहुत बार रिपीटेड है। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट पेमेंट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। रिसिप्ट या फिर पेमेंट होगा कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। ड्यू टू डिक्रीज इन द करंट एसेट कैश फ्लो वुड इंक्रीज और डिक्रीज। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है ना तो फिर कैश फ्लो बढ़ेगा, और अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश फ्लो डिक्रीज होगा। ये लिक्विडिटी का गलती से इस चैप्टर 5 का है, वो मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ओके, लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, याद रखना। Where is the additional in the general reserve is recorded? Addition in the general reserve is added in the profit under the head of the provision in operating statement, मतलब कि उसको प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा अंडर द हेड ऑफ द प्रोविजन इन द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। राइट द फॉर्मूला ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय द, अब मैंने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन द मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस टू अर्न द इनकम विच आर नीदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये थे अपने सारे सेक्शन भी। थैंक यू, बाय बाय।